अभी मैंने ऐसा सुना है कि जो ऑप्शन सेलिंग में पहले जो इजीली पैसे मिलते थे अभी नहीं मिलते हैं। ये बात सही भी है कुछ हद तक कि यार ये हेज करना शायद अच्छी चीज़ नहीं है। लोग कुछ भी बेच रहे थे, वो पैसा बना रहे थे और लोगों को ये लगने लगा कि ये तो हो गया, लाइफ सेटल कर लेते हैं यही करते हुए। उसमें जो स्टॉप लॉस लगाने का तरीका है उसके 3 एक तरीके होते हैं जो कि कॉमनली लोग समझते नहीं हैं कि अगर 0.6 ऊपर जाता है तो काट दे पोजीशन। नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए पॉडकास्ट में। और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ है मिस्टर संदीप राव। तो वेलकम सर। थैंक यू। सर, आपके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग मिले हैं, बट आपके बारे में मैंने सुना बहुत है। तो आप ही हमें बताइए सर, आप स्टॉक मार्केट में कैसे आए और आपकी जर्नी कैसी रही है। बिल्कुल, मैं शुरू करता हूँ मेरी पैदाइश से। ओके। मेरा बर्थ हुआ भोपाल मध्य प्रदेश में। अगर आप भोपाल सोचे तो शायद आपको एक ही चीज़ याद आती होगी, वो है जो गैस ट्रेजेडी हुई थी। मैं अभी वही सोच रहा था कि आप क्या बोलोगे। तो ज़्यादातर लोग, मैं 4 साल का था जब वो हुआ, और आप लक कह लीजिए जो भी कह लीजिए, हमारा घर 20 किलोमीटर दूर था या 25 किलोमीटर दूर था। तो हम बच गए, लेकिन मैंने अपने आंखों से देखा हज़ारों लोगों की मृत्यु हुई उसमें, और दौड़ रहे थे लोग। और अपने, मुझे नहीं पता, आपने वो नेटफ्लिक्स पे अभी एक सीरीज़ भी शुरू हुई उसके ऊपर, देखी थी मैंने। हाँ, तो वही वैसा जैसा दिखाया गया वैसे ही हुआ था। लेकिन अब किस्मत कह लीजिए। तो वहाँ मेरी पैदाइश हुई, और उसके बाद स्कूलिंग कॉलेज सब वहाँ किया मैंने। उसके बाद मैंने कॉमर्स किया। कॉमर्स पढ़ा और कुछ पता नहीं था करना क्या है, सब बहती गंगा में सब पढ़ रहे थे, कुछ तो हमने भी पढ़ लिया कॉमर्स। और उसके बाद मैंने एमबीए किया, और एमबीए करने के बाद एमबीए के लिए मैं साउथ आ गया था, तमिलनाडु। ओके। तो उसके बाद मेरा ज़्यादा नॉर्थ में रहना नहीं हुआ, मैं तमिलनाडु और कर्नाटका में ही रहा। तो वहाँ मेरी पढ़ाई हुई, एमबीए मैंने किया। एमबीए करने के बाद मेरी करियर की शुरुआत एचआर के काम से हुई। तो मैं एज ए एचआर मैनेजर काम कर रहा था। तो आपने एमबीए फाइनेंस में किया था? मैंने फाइनेंस, वो एक फाइनेंस प्लस एचआर में किया था, जहाँ नौकरी जब मिल जाए वो ले लिया हमने। ठीक है। तो पेरोल से थोड़ा कनेक्शन था फाइनेंस का, तो इसलिए नौकरी मिल गई। लेकिन इंटरेस्ट कुछ नहीं था, लेकिन नौकरी जो मिल रही है आपको लेना पड़ता है, तो ले लिया। तो 1 आध साल काम किया मैंने वहाँ पे, और मुझे लगा कि यार ये करूँगा तो पैसे तो नहीं कमा पाऊंगा। और मेरे साथ के जितने, ये मैं 2002-2003 की बात कर रहा हूँ। तो मेरे साथ जितने लोग थे, तो उस टाइम आईटी का बहुत चलन चल रहा था, और सब इन्फोसिस, टीसीएस ऐसी कंपनी में काम कर रहे थे, और मेरे से तो ज़्यादा ही कमा रहे थे। मैंने कहा मैं ये एचआर का काम करूँगा तो कभी कमा नहीं पाऊँगा, तो मैंने छोड़ के मैं भी आईटी के चक्कर में पड़ गया। तो मैं एसएपी नाम की एक सॉफ्टवेयर होती थी, तो वो सीखा मैंने, और मैं वो काम करना शुरू कर दिया। तो उस काम से मैं इंडिया के बाहर गया काफ़ी। मैं यूके में था 1 आध 2 साल, फिर उसके बाद मैं जर्मनी में था। वहाँ रहने के बाद मुझे ये समझ में आया कि मेरी जो पर्सनालिटी है, मैं इंडिया में ही रहना चाहता हूँ। तो मैं दूसरे कंट्री, जो फॉरेन कंट्री में मैं दूसरे क्या कहते हैं, वो सेकंड क्लास सिटीजन बोलते हैं, वो लाइफ मैं नहीं जीना चाहता था। मुझे जो भी था, मतलब रहना अपने इंडिया में था। वहाँ पे रेसिज्म होता था? रेसिज्म तो बिल्कुल था। आप भले जो भी बोल लें, आप अगर उनकी भाषा भी बात कर लें, तो भी रेसिज्म तो होता ही है। जहाँ तक मेरे साथ था, मुझे तो देखने को मिला। ओके। तो कम हो सकता है, कुछ जगह ज़्यादा हो सकता है, लेकिन होता तो था। ओके। तो मैंने कहा वो लाइफ नहीं जीनी, वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद पता नहीं था करना क्या है। थोड़ी बहुत सेविंग कर ली थी, क्योंकि कमाते थे यूरो में या पाउंड्स में, तो सेविंग हो गया था। मार्केट में डाला नहीं था पैसा, लेकिन डालने की इच्छा थी। तो बचाया पैसा और आ गए यहाँ पे। और यहाँ आने के बाद पता नहीं करना क्या था। तो मुझे टीचिंग का काफ़ी शौक था, तो मैंने कहा ठीक है, टीचिंग की लाइन में जाके ट्राई करते हैं कुछ। तो मेरे कोई एक परिचित थे जो कि NMIMS में काम करते थे। तो उन्होंने, यहाँ पवेले पार्ला में, तो उन्होंने कहा कि तुम यहाँ आ जाओ, पीएचडी कर लो, पीएचडी खत्म करने के बाद तुम टीचिंग भी करने लगना। ओके। मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं। तो सोचा नहीं, लेकिन करने लगा। लेकिन इसी दौरान, क्योंकि मेरे पास कुछ सेविंग भी था और मुझे वो पैसा लगाना था मार्केट में, तो अब मैं पढ़ने लगा। मेरे पास टाइम भी बहुत था उस टाइम पे, तो मैं पढ़ने लगा कि भाई ठीक है, क्या क्या मेथड होते हैं इन्वेस्ट करने के। और साथ में फाइनेंस के प्रोफेसर, बाकी लोग भी थे, उनसे कुछ डाउट क्लियर करना था, तो वो भी लोग मिल ही जाते थे साथ में। तो इमीडिएट एक्सेस था।
तो किसी से कुछ ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा, किसी से कुछ मोमेंटम नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी पूछना हो तो लोग आपके बिल्कुल एक्सेसिबल थे। करेक्ट। तो काफ़ी कुछ सीखने समझने को मिला। और इस टाइम पे मैंने मतलब स्टोरी ये समझी थी मार्केट की कि मार्केट साइकिल्स में जाते हैं। 2008 की जो क्रैश हुई थी तभी की तभी हुई थी। हाँ। और ये काफ़ी अच्छा टाइम था इन्वेस्ट करने का। ज़्यादातर लोग जो मार्केट को समझ सकते थे, साइकिल समझ सकते थे, उन्होंने मुझे ये बोला कि यार जो होना था हो चुका है, ये अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने का। तो मैंने काफ़ी स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट किए उस टाइम पे, स्मॉल और मिड कैप्स पे। अगर आपको नाम लेके बताऊं तो मैं अतुल ऑटो टाइप की कंपनीज में मैंने 40 रुपए पे इन्वेस्ट किया होगा। और वो मैंने चलाया काफ़ी दिनों तक, काफ़ी सालों तक। तो उससे मेरा इंट्रोडक्शन हुआ स्टॉक मार्केट पे। तो ये सिलसिला चला स्टॉक स्मॉल कैप मिड कैप इन्वेस्टिंग का 2014 2015 तक। इसी के बीच में ऑप्शंस भी सीखता रहा, लेकिन उस टाइम ऑप्शंस में इतनी लिक्विडिटी नहीं थी और इतने लोग भी नहीं थे, इतना कंटेंट भी नहीं था। किसी से समझने जाओ तो कुछ भी नहीं मिलता था। Correct. बस टेक्स्ट बुक मिलते थे, और टेक्स्ट बुक भी वो यूएस वाले टेक्स्ट बुक, तो इंडिया के एग्जाम्पल्स लिखे हुए टेक्स्ट बुक भी नहीं मिलते थे। करेक्ट। अभी तो खैर स्थिति अलग है, क्योंकि आप यूट्यूब जाओ तो आपको हजारों लाखों वीडियो मिल अभी जाते तो हैं। ऑप्शन के बिना बात ही नहीं होती। ये स्थिति है। तो उस टाइम मतलब स्थिति ऐसी, लेकिन मुझे वो प्रोडक्ट बड़ा अच्छा लगा। मुझे ये लगा कि यार इससे बहुत कुछ किया जा सकता है। क्या वो सही टाइम था कि नहीं ये नहीं पता था, लेकिन मुझे अच्छा लगा। मतलब एक इंक्लिनेशन आ गया कि करना है तो वहाँ पे भी कुछ करके देखना है। तो वो किया मैंने। मैंने शुरुआत किससे करी, मैंने हेज करना शुरू किया मेरे पोर्टफोलियो को, क्योंकि 2010 से करीब 15-16 तक काफ़ी कुछ अच्छे रिटर्न्स आ गए थे। मुझे लगा कि मैं हेज कर लेता हूँ, मैं ये खोना नहीं चाहता पैसा, इतना पैसा मैंने देखा नहीं कभी। ओके। तो लेकिन समझ कुछ नहीं थी। अब इन्वेस्टमेंट थे सारे मिड कैप और स्मॉल कैप में, और हेज मैंने किया निफ्टी के पुट से। सो निफ्टी का पुट अगले 3-4 साल तक मेरा लॉस देता रहा, और जो भी मेरे गेन्स आए यहाँ से वो न्यूट्रलाइज होते गए, क्योंकि मेरा कुछ बना ही नहीं पैसा। तो जो बहुत बड़ी रैली होती है उसमें मैंने कुछ ज़्यादा कमाया नहीं, क्योंकि मैंने पूरा हेज ही कर रखा था। तो उससे भी कई कुछ सीखने को मिला कि यार ये हेज करना शायद अच्छी चीज़ नहीं है। और इसी दौरान ऑप्शन बाइंग भी ट्राई किया, और काफ़ी मतलब NMIMS में ये था कि एज अ यूनिवर्सिटी वहाँ पे लोग आपको बहुत मिल जाते थे जिनका फाइनेंस की तरफ इंक्लिनेशन था। बहुत लोग मिल जाते हैं आपको, तो बात होती रहती है, डेटा देने वाले लोग होते हैं। तो मुझे समझ आया कि यार कुछ डेटा से कर सकते हैं, और मेरा थोड़ा वो मैथमेटिकल वो था माइंड था कि यार नंबर्स के थ्रू अगर मैं चीज़ समझ सकूं तो मेरे लिए अच्छा था। तो तब जाके मैं मार्केट के डेटा को समझने लगा कि यार निफ्टी अगर जाता है तो कितना जाता है, और स्टॉक का डेटा मिलना मुश्किल था, इंडेक्स के डेटा तो इजीली मिल जाते थे। तो फिर धीरे धीरे मैंने इंडेक्स की ओर अपना ध्यान दिया। मैंने कहा कि ठीक है, समझते हैं इंडेक्स में कि अगर एक साल भर में जाता है तो कितना जाता है, महीने में निफ्टी ऊपर जाता है तो क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं खुद ही कोड करके टेस्ट करता था, और टाइम लगता था क्योंकि मैं कोडिंग में इतना अच्छा नहीं था। उस टाइम पे एक सॉफ्टवेयर चलता था आर के नाम पे, जो कि सारे लोग कॉलेज में यूज़ करते थे। अच्छा। पाइथन के पहले था वो शायद। ओके। उसके तभी पाइथन की बात चल रही थी, लेकिन पाइथन इतना पॉपुलर नहीं हुआ था, तो लोग आर लैंग्वेज का यूज़ करते थे। उसी से जितना कुछ हो सकता था मैं टेस्ट करता था और समझने की कोशिश करता था। तो ये रहा स्टॉक से फिर ऑप्शन बाइंग काफ़ी करने की कोशिश करी, लेकिन मैं ऐसी कोई स्ट्रैटेजी मुझे नहीं मिल पाई जिसको मैं बिल्कुल रूल बेस कर सकूं। अगर मैं मतलब अपने ऐसे ही चार्ट को देखते हुए ट्रेड कर लूँ तो फिर भी मैं कमा लेता था, लेकिन अगर उसका मैं बिल्कुल रूल बना दूँ तो चल नहीं रहा था। तो मैंने कहा यार ये तो नहीं चलेगा। और जितना मैं ऑप्शन के बारे में पढ़ने लगा, मुझे ये भी पता चला कि सेलर के जो चांसेस होते हैं जीतने के, हाँ, वो ज़्यादा होते हैं। हाँ, जब लॉस होता है तो भी बड़ा होता है, लेकिन चांसेस ज़्यादा होते हैं जीतने के। तो फिर सेलिंग की ओर आ गए। तो अब एक बार सेलिंग की ओर आ गए तो ये समझ आया कि आप एक एडवांटेज समझ में आया कि आप आपके जो भी इन्वेस्टमेंट है स्टॉक्स में, उसको आप प्लेज कर सकते हो और उसके ऊपर कमा सकते हो। तो वो जो पूरी की पूरी जो गणित एक बार मुझे समझ आ गई। मैंने कहा करना तो कुछ यही है। अच्छा, तो मतलब आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लेज कर दिया मैंने, और धीरे धीरे मैं क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ता गया तो मैं धीरे धीरे स्टॉक से बाहर आने लगा। एक छोटी सी पोर्टफोलियो चला रहा था देखने के लिए, लेकिन मैं म्यूचुअल फंड में आ गया, क्योंकि फिर म्यूचुअल फंड ईजी हो जाता है, मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है और मुझे प्लेज करना आसान हो जाता है। तो वो उस साइड में चला गया, और पिछले 7-8 साल से तो वही कर रहा हूँ मैं। ओके। तो अभी हमारे यहाँ पे क्या है ना, जनरली मैं मास्टर इन वन की बात करता हूँ। तो जैसे मैं आपकी जर्नी सुनी तो मुझे यही लग रहा है कि
आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको ये पता चला कि मुझे क्या सूट करता है और मुझे क्या करना चाहिए? काफ़ी टाइम वेस्ट किया ये समझने में। बट सर ये तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में इतना समय तो मार्केट ले ही लेता है। बात तो मतलब है। आज अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी एज पूछूं? मैं 44 ईयर्स का हूँ। हाँ, आप 44 के हो, मैं 36 का हूँ सर। अभी अभी जस्ट 3-4 साल पहले मुझे समझ में आया है कि मुझे क्या, मेरे हिसाब से मेरी मेथड मुझे कौन सी सूट करती है। सही बात है। अब उसके अंदर मास्टर बनने के लिए तो और 5-6 साल 5-6 साल लगेंगे। मतलब आपको समझ में आ गया, इसका मतलब नहीं कि आप नेक्स्ट डे से प्रॉफिटेबल मास्टर बन जाओ। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो सर अभी आप जो ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, पर मैंने एक बात अभी सुनी है कि कितनी सच है कितनी गलत है आप बताना। अभी मैंने ऐसा सुना है कि जो ऑप्शन सेलिंग में पहले जो इजीली पैसे मिलते थे अभी नहीं मिलते हैं। ये बात सही भी है कुछ हद तक। वो इसीलिए क्योंकि ऑप्शन सेलिंग की जब हम बात करते हैं तो हम मोटे तौर पे प्रीमियम को बेचते हैं और वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो प्रीमियम की जो वैल्यू है वो गिरेगी, लेकिन वो अगर 10 रुपए की प्रीमियम है तो सिर्फ 10 ही गिर सकती है, और 50 की होगी तो अपॉर्चुनिटी जाता है वो 50 से 0 तक जा सकती है। तो पिछले कुछ सालों में मतलब कोविड के बाद ये हुआ कि कोविड के टाइम में मार्केट की वॉलेटिलिटी बढ़ गई थी, काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो ऑप्शन के प्राइजेस वॉलेटिलिटी के साथ साथ चलते, तो ऑप्शन के प्राइजेस भी काफ़ी बढ़ गए थे। और उसी टाइम पे ऐसा हुआ कि ये कोइंसिडेंस है कि क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन कई सारे टूल्स आ गए अपने मार्केट में। अब जैसे आप बैक टेस्टिंग के टूल मान लीजिए या एग्जीक्यूशन के टूल मान लीजिए, ये सारी चीज़ें इसी टाइम में आने लगी। शायद कोविड के टाइम पे लोगों ने प्रोडक्ट्स भी घर पे बैठ के या जब भी है बनाने लगे, तो ये सारा एक मार्केट बनने लगा अपने आप। हाँ। और क्योंकि प्रीमियम इतने ज़्यादा थे, आप कुछ भी बेचो, आप भले ही 12 बजे बेचो, आप 10 बजे बेचो या 2 बजे बेचो, कुछ ना कुछ डीके तो मिल ही जाता था। सो 2020 से लेके 2022 तक 2 साल लोग कुछ भी बेच रहे थे, वो पैसा बना रहे थे, और लोगों को ये लगने लगा कि ये तो हो गया, लाइफ सेटल कर लेते हैं यही करते हुए। लेकिन अब क्या हुआ, वो 3-4 सालों में वो प्रीमियम की वैल्यू कम होती गई, और पिछले साल वो इतनी कम हो गई थी, ऑल टाइम लो पे आ गई थी कि आप बेचोगे तो कुछ नहीं बनने वाला आपका, उसमें रिस्क ज़्यादा है और बनने कुछ वाला नहीं है। तो तब जाके जो लास्ट, अब आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं और आपने देखा होगा जो मूव्स आते हैं, जो लोग लास्ट में आते हैं वो फंस जाते हैं। तो वही वाली चीज़ यहाँ पे भी हुई कि जो इस पूरे के पूरे ऑप्शन सेलिंग के धंधे में लास्ट में आए, पिछले साल आए या उसके पहले आए, वो फंस गए क्योंकि उन्हें पता भी नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। उन्हें तो बस ये पता था कि बेच देते हैं, स्टॉप लॉस लगा देते हैं दूसरी तरफ, दोनों तरफ, और पैसा बन जाएगा, बन भी रहा था। लेकिन और सर मैंने तो ये भी सुना है ना कि कुछ सुबह 9:20 पे आप आओ और उसे क्या बोलते हैं जो सेम स्ट्राइक पे, स्ट्रैडल बोलते हैं, कॉल भी भेज दो और पुट भी भेज दो, और फिर आप एक जगह पे कोई स्टॉप लॉस रख दो, अगर उसका हिट हो गया तो दूसरा 0 हो जाएगा, ऐसा कुछ। हाँ, ऐसा कुछ और दूसरा भी एक ऐसा स्ट्रेटजी होता है कि भाई आप ऊपर का एक आप रेजिस्टेंस लेवल का आप कॉल भेज दो, और नीचे का भी कुछ एक सपोर्ट लेवल का आप, तो उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रैंगल। ओके। तो ये इतना कॉमन हो गया सर, और खास करके कोविड के बाद। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो मेथड है ना वो इतनी कॉमन हो गई कि उसकी एज चली गई। ये बात तो सही है। मैंने जैसे आपको बताया कि एज इसीलिए गई, एज नहीं गई, लेकिन मार्केट का जो वो होता है डायनामिक चेंज हो गया। आपको मार्केट के डायनामिक भी समझनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर लोग क्या होता है, समझ तो नहीं आता है, वो बस बाकियों की देखा देखी में ट्रेड कर लेते हैं, उसमें कर रहे हैं। हाँ, तो उन्हें पता नहीं कि काम क्यों कर रहा था, और अब वो बंद हुआ है काम करना, तो उन्हें ये भी नहीं पता कि काम क्यों करना बंद हो गया। लेकिन इसका एक पॉजिटिव साइड भी रहा है। पिछले 1 साल, 1-1.5-2 साल में कई सारे नए इंडेक्सेस आ गए। तो आप अगर देखो, फिन निफ्टी हो गया आपका, ये मिड कैप निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, ये जो नए इंडेक्सेस हैं इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको मार्केट डायनेमिक समझने का मतलब आप में वो हो, मतलब आप वो थोड़ी मेहनत कर लो मार्केट डायनेमिक समझने में, तो आज भी पैसा बन रहा है। लेकिन शायद वो निफ्टी में नहीं बन रहा होगा, बैंक निफ्टी और बाकी इंडेक्सेस में तो फिर भी बन रहा है। मतलब मुझे ये आपसे अभी पता चला कि वो भी इंडेक्स में ट्रेडिंग होती है। बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। तो वहाँ पे एज आप बोल रहे हो कि वहाँ पे अभी भी फिर भी है। तो अभी आप रिसेंट में आपकी जो भी मेथड्स है उसमें से कौन सी मेथड आपको ऐसा लगता है कि ये कोई भी रिटेल आदमी है वो कर सकता है? मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी मेथड बताऊंगा जिसे कोई भी रिटेलर कर सकता है, और ये ऑप्शन सेलिंग
का मेथड है। ओके। और विजय भाई, जब हम ऑप्शन सेलिंग की बात करते हैं, आपने भी बोला अभी कि सब लोग स्ट्रैडल की बात करते हैं कि जहाँ पे मार्केट हो, अगर मान लेते हैं अभी 20,000 पे मार्केट हो तो 20,000 का कॉल और 20,000 का पुट बेच दिया, दोनों तरफ हमने स्टॉप लॉस लगा दिया और भूल जाओ, 3:30 बजे देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, दोनों तरफ के स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। ये ज़्यादातर लोग एक्सपायरी में ही करते हैं ना ऐसी चीज़? ये एक्सपायरी में ही चलता है ज़्यादातर। इसके जो विन रेट होते हैं वो एक्सपायरी में ज़्यादा होते हैं, लेकिन एक दिन पहले भी कर सकते हैं। ओके। तो 2 दिन चलता है ये, तो पहले भी 2 दिन चलता था, लेकिन जिन लोगों को समझ नहीं थी वो सारे दिन कर रहे थे। हाँ। और कभी कभार चल जाता था, कभी कभार नहीं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो चल क्यों रहा है। तो लेकिन हाँ, टू कंक्लूड, वो एक्सपायरी के दिन और एक दिन पहले 2 दिन चलता है। ओके। तो सब लोग वही टेम्पलेट यूज़ करके बाकी चीज़ें भी ट्रेड कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में भी वही स्ट्रैडल कर रहे हैं, मिड कैप में भी कर रहे हैं ये। लेकिन एक चीज़ से ध्यान लोगों का चला गया है कि स्ट्रैंगल, जो जिसका एग्जांपल आपने बोला कि हमने एक ऊपर का रेजिस्टेंस देख लिया, हाँ। और नीचे का एक हमने सपोर्ट देख लिया, हाँ। उसके बेसिस पे अगर हम ऑप्शन बेचें तो उसका जो रिटर्न होता है एक तो काफ़ी स्टेबल होता है। स्टेबल का मतलब ये है कि आप अगर बनाओगे तो वो एक छोटा सा परसेंटेज बनाओगे, आपका अगर लॉस होगा तो भी छोटा होगा, तो साइकोलॉजिकली वो काफ़ी ईजी हो जाता है। हाँ, ये ऑप्शन बाइंग की तरफ ऐसा तो बना नहीं सकता, आपको दिन के 10%, 20%, 100% नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी छोटा परसेंट मिलता है, जाएगा तो उतना ही जाएगा, बनेगा तो उतना ही बनेगा। तो वो एक काफ़ी मतलब अच्छी चीज़ है इसके साथ। एक दूसरा पॉइंट ये ऑप्शन सेलिंग के साथ कि मार्जिन लगता है। अब मार्जिन लगता है तो आप पोजीशन साइज बिग कर ही नहीं सकते। जब मैं बाइंग करता था, मैं तो पागलों से लेके बाई कर लेता था। अच्छा। क्योंकि कैश तो ज़्यादा लगता नहीं है बाई करने के लिए, कुछ भी खरीद लो, समझ नहीं थी, तो लॉस भी फिर अनाप शनाप लॉसेस हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्योंकि मार्जिन लगता है तो आपको मालूम है कि मेरे पास अगर 1.5 लाख रुपए हैं तो ही मैं एक लॉट बेच सकता हूँ, उससे कम हो तो मैं तो ये गेम ही नहीं खेल सकता। तो आते हैं स्ट्रैंगल पे। आपने बताया कि ये जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट वाली चीज़, तो इसको फाइंड आउट करने का मैंने एक मेथड बनाया है जो कि काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ मैं। ये मैथमेटिकल मेथड है, लेकिन सिंपल है, इसमें कोई बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर 10th क्लास के हमने मैथमेटिक्स पढ़ी हुई हो तो हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमें इंडेक्स का OHLC डेटा मिल जाता है। आप अगर जाओ NSE की साइट पे जाओ या BSE की साइट पे जाओ, आपको एवरी डे एंड ऑफ द डे वाला डेटा तो मिल ही जाता है। तो आप वो डाउनलोड कर लो, 3 साल का, 5-6 साल का, मिनिमम 5 ईयर्स रखो, तो एक वो बन जाता है अंदाज। अगर आपको 2020 हटाना है क्योंकि वो एक अजीब सा ईयर था, तो वो हटा के आप 2021 से देख लो, चलो 3 साल, लेकिन मिनिमम 3-4 ईयर्स का डेटा रखो। ठीक है। आप ये समझने की कोशिश करो कि मार्केट जहां ओपन हुआ कितना ऊपर जाता है और कितना नीचे जाता है ऑन एन एवरेज, परसेंटेज वाइज। तो उसका कैलकुलेशन सिंपल सा होगा, हाई की वैल्यू हमने माइनस कर लिया उसमें से लो, तो हमें एक वैल्यू आ जाएगी, उसको हम डिवाइड कर लेंगे ओपन से। सो हाई माइनस लो डिवाइडेड बाय ओपन, तो हमें एक परसेंटेज वैल्यू आ जाता है। तो वो हमें ये बताता है कि इंट्राडे में मार्केट जाता है तो कितना जाता है, और हम उसको डिवाइड भी कर सकते हैं कि ऊपर जाता है तो कितना जाता है, नीचे जाता है तो कितना जाता है। तो हमने वो परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया, भले ही वो 0.5% हो। यूजुअली अगर आप डेटा देखें, जहाँ तक मेरा मतलब एक्सपीरियंस है, तो 0.4 से 0.6 के अंदर अंदर ही चलता है। इसका मतलब ये है कि अभी ओपन हुआ मार्केट तो 0.6 ऊपर जाएगा या 0.6 नीचे जाएगा वहाँ से, और उसी के बीच में कहीं ना कहीं क्लोज हो जाता है। ओके। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और बताना चाहता हूँ मैं, थोड़ा सा मतलब साइड लाइन कर रहा हूँ मैं। जब मैं ये डेटा समझ रहा था, मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ देखी कि इंडेक्स जो होते हैं ना विजय भाई, वो गैप में ऊपर जाते हैं, मतलब सीधा ओपन ही ऊपर होता है। और एक बार ऊपर ओपन हो गया, दिन भर यहाँ वहाँ करता रहता है। तो अगर आप हाइपोथेटिकली ये मानते हैं कि मैं क्लोज पे खरीदता हूँ इंडेक्स को और ओपन पे बेचता हूँ, ये किया नहीं जा सकता इतने इजीली, लेकिन पैसा बनेगा, क्योंकि जो ऊपर जाने का, मार्केट अगर ऊपर जाता है तो वो गैप में जाता है, और दिन के टाइम में जब मार्केट ओपन रहता है वो कहीं नहीं जाता। तो वो एक हमारे पास सपोर्टिंग डेटा है कि दिन के टाइम में मार्केट कहीं नहीं जाता। अब हमारे पास दूसरी एक सपोर्टिंग डेटा ये आ गई कि अगर जाएगा तो ऊपर 0.6% जाएगा, नीचे जाएगा तो 0.6% जाएगा। तो अब हमने बना लिया सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो एक बार वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाता है, उसके बेसिस पे हम एक स्ट्रैंगल बेच सकते हैं।
और ये मैं तो कहूँगा कि जो नए इंडेक्सेस है जैसे मिड कैप निफ्टी, वो ज़्यादा बेटर है उस पर करना, क्योंकि उसमें अभी ज़्यादा प्लेयर्स आए नहीं हैं और लिक्विडिटी जहाँ तक है वो ठीक ठाक है, इतने कम भी नहीं है और ठीक ठाक है। और रोज़ ना करें, अभी तो बैक टेस्ट करने के बहुत तरीके आ गए हैं, तो आप टेस्ट भी करके देख सकते हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे। रोज़ ना करें, लेकिन कुछ दिन ये काम करते हैं और जब वो काम करते हैं तो बहुत ही आराम से करते हैं। तो जैसे मैंने बात किया, आप बस वो आपने दोनों बेच लिया, उसमें जो स्टॉप लॉस लगाने का तरीका है उसके 3 एक तरीके होते हैं जो कि कॉमनली लोग समझते नहीं हैं। अब एक तो तरीका जो आपने बताया था कि हमने कॉल बेचा और पुट बेचा, और कॉल का 50% ऊपर स्टॉप लॉस लगा दिया, पुट का 50% हमने नीचे लगा दिया। 100 रुपये का अगर बेचा था या 50 रुपये का बेचा था तो 75 रुपये का स्टॉप लॉस ऊपर लग जाएगा, और पुट पे भी हम 75 रुपये का स्टॉप लॉस लगा देंगे। वो तो एक बेसिक तरीका हो गया, ऐसा करते थे लोग 2020 में। लेकिन आज की डेट में ऐसे कई सारे टूल्स आ गए हैं, हम बहुत अलग तरीके से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अलग तरीके का मतलब ये हो गया कि अब हमने कैलकुलेट किया था कि 0.6 ऊपर जाता है मार्केट, ये 0.6 नीचे जाता है, तो हम उसके बेसिस पे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, स्पॉट के बेसिस पे। तो इसका मतलब ये है कि हमने एल्गो को ये बोल दिया कि अगर 0.6 ऊपर जाता है तो काट दे पोजीशन, दोनों के दोनों काट दे। अच्छा। और अगर नीचे जाता है तो भी दोनों के दोनों काट दे। ये एक एग्जाम्पल हो गया। ओके। तो वो एक तरीका हो गया कि आप अपने, इससे फ़ायदा ये होता है कि अभी आपने सुना होगा ऑप्शंस के जो ट्रेडर्स होते हैं कि स्पाइक्स बहुत हो रहे हैं आजकल। हम तो बीच में अभी सेंसेक्स की मैंने बात सुनी थी कि किसी ट्रेडर को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो वो स्पाइक्स क्या होते हैं, वो एक सेकंड के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए होते हैं, उसके बाद प्राइस वापस आ जाता है। हाँ। तो अगर हम ये जो स्टॉप लॉस है स्पॉट के बेसिस पे रखें तो फिर ये कोई दिक्कत ही नहीं है स्पाइक की, क्योंकि स्पाइक का तो प्रॉब्लम ही हमने सॉल्व कर दिया, क्योंकि हमारा प्रीमियम के बेसिस पे तो है ही नहीं हमारा स्टॉप लॉस। मतलब ये स्पाइक्स जो हो रहे हैं वो फ्यूचर्स के उसमें और ऑप्शंस, ये ऑप्शंस में होते हैं, स्पॉट पे नहीं होता। ओके। स्पॉट पे तो वॉल्यूम ही नहीं है, हाँ, तो कुछ होता ही नहीं है उसमें, तो काफ़ी बार बच जाते हैं। ओके। तो ये एक तरीका हो गया, मैंने दूसरा तरीका बताया स्पॉट के बेस पे स्टॉप लॉस। एक तीसरा तरीका हो गया M2M बेस्ड स्टॉप लॉस। उसमें क्या होगा, उसमें भी रिस्क है। उसमें हम दोनों लेग पे स्टॉप लॉस नहीं लगाते, लेकिन हम टोटल जो प्रीमियम हमें मिलता है 50 और 50 हमें 100 रुपये मिल गए, उस 100 के ऊपर हम 20% 30% लगा देंगे कि अगर हमारा टोटल 130 गया तो दोनों पोजीशन काट दो। तो ये 3 तरीके हो गए। अब ये हमारे पास 3 तरीके स्टॉप लॉस के हो गए, और मैंने आपको बताया वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट कैलकुलेट करने का तरीका। हाँ। तो इन्हीं के बीच अगर हम ढूंढने लगे तो हमें कई सारे स्ट्रैटेजी यहीं मिल जाएंगे जो कि मिड कैप निफ्टी जैसे इंडेक्स में काम करते हैं। तो आप जनरली सजेस्ट करते हो कि ये वाली मेथड को मिड कैप निफ्टी में करना चाहिए? ये वाली मेथड को मिड कैप निफ्टी में किया जा सकता है, सेंसेक्स में भी किया जा सकता है। आप और दूर जाइए, लेकिन कैलकुलेट करने का तरीका यही होता है कि आप ये समझो। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं बता दूं कि जो मार्केट की वॉलेटिलिटी होती है, आप भी समझते होंगे, कभी कभार बढ़ती है, कभी कभार घटती है। तो और जब बढ़ती है वो महीनों महीनों तक बढ़ी हुई होती है, और जब घटती है, जैसे कि आप पिछले कुछ सालों में, हाँ, तो काफ़ी कम हो गई है वॉलेटिलिटी, तो काफ़ी कभी कभार साल भर तक भी कम होती है। तो ये जो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस का कैलकुलेट किया, ये आप परमानेंट नहीं रख सकते। हाँ, मतलब आपको हमेशा चेक करते रहना चाहिए, हफ्ते भर दर हफ्ते, कि भाई ये बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। एवरेज देख लो पिछले 10 दिनों से, क्या वो हमारी रेंज बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। हाँ, तो शायद ऐसा हो सकता है कि अभी 0.6% ऊपर नीचे हो रहा है, आने वाले महीने में शायद वो 1% हो जाए और हम 0.6 पे ही चल रहे हैं, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होता रहेगा। मतलब कंटिन्यूअली वो आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। हाँ। तो सर आप एक बार मुझे ये दिखा दीजिए ना कि अगर किसी ट्रेडर को ऐसे प्लान करना हो तो हाँ, आपने जो बोला डेटा डाउनलोड करना है, वो एक बार खाली दिखा दीजिए। बिल्कुल। तो इस एग्जांपल में मैं आपको बताऊंगा कि NSE से हम इंडेक्स के जो एंड ऑफ द डे डेटा कैसे डाउनलोड करते हैं। तो ये रहा NSE का साइट, और फ्री में हमें ये हिस्टोरिकल डेटा मिलता है, और दिन में आज का डेटा करीब 6-7 बजे तक अपडेट हो जाता है। देखते हैं आज का हुआ है कि नहीं है अभी। तो ये रहा मिड कैप इंडेक्स, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट। ओके। और हम इसे कस्टम रेंज ढूंढते हैं पिछले 3 साल का डेटा। ओके। तो 3 साल कर लेते हैं हम। यहाँ आए तो 2021 से देख लेते हैं, जनवरी 1, और ये है आज का डेट 11 तारीख। ये हमने कर दिया गो,
ओके ये बोल रहा है कि 365 डेज, मैं एक साल का दिखा देता हूँ डेटा, उसके बाद एक साल ही अलाउ करता है वो। ओके, तो मैं एक साल, अभी एग्जाम्पल के लिए एक साल वाला हाँ ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं एक साल कर देता हूँ। तो मार्च ले लेते हैं हम, ये 13 तारीख, और ये रहा गो, ये आ गया डेटा। इसको Okay. यहाँ पे वो डाउनलोड का ऑप्शन दे देता है। तो ये एक साल का, एक दिन का ओपन हाई लो क्लोज। हाँ, वो एक दिन का ओपन हाई लो क्लोज डेटा दे देता है। ओके। करेक्ट। तो ये हम कर लेते हैं सेव, तो वो बिल्कुल डेट रेंज के साथ बता देता है कि कहाँ तक सेव हुआ है, क्या है वो हो चुका है। तो मैं क्या करता हूँ आजकल, मैं चैट जीपीटी का यूज़ करता हूँ। चैट जीपीटी में एक प्रीमियम वर्जन होता है, उसे बोलते हैं चैट जीपीटी 4। तो वो आपको फाइल्स अपलोड करने का फीचर भी देता है। अच्छा। जो नॉर्मल जो फ्री वाला वर्जन होता है वो फाइल अपलोड करने नहीं देता। तो उससे आप बस बातचीत कर सकते हैं, आप कुछ पूछ सकते हैं, टेल मी अबाउट समथिंग, ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो वो आपको डेटा एनालिसिस भी करके देता है। मैं आपको दिखाता हूँ तो पूरा का पूरा। ये तो आप लोगों के लिए भी फायदा हो गया चैट जीपीटी का। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मैं यहाँ जाता हूँ, मैं सॉरी। तो ये चैट जीपीटी में आपने प्रीमियम लिया है? हाँ, प्रीमियम वो जो सब्सक्रिप्शन होता है इसका क्या चार्ज होता है प्रीमियम सब्सक्रिप्शन का? इसका करीब करीब 2,000 रुपये पर मंथ ओके। का चार्ज होता है। थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन मेरा काम इतना ज़्यादा होता है इसमें कि मेरे लिए बिल्कुल भी वर्थ इट। मतलब जो आप एनालिसिस करने वाले हो ये डेटा को समझ के, वो ये करके देगा आपको? बिल्कुल, आप बस बोल दो उसको, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप करवाना क्या चाहते हो। करेगा तो वो कुछ भी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हमें पता ही नहीं है कि हमें करवाना क्या है। तो मैं एग्जांपल दे देता हूँ, उससे ये समझ में आ जाएगा कि हम करना क्या चाहते हैं। तो अभी आपने देखा हमने ये डेटा अपलोड कर दिया। यस, ओके। तो पहले इसको बिल्कुल एक ह्यूमन की तरह ट्रीट करना पड़ता है, ठीक है। तो इससे पहले ये पूछना है कि भाई तुम्हें ये डेटा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। पहली चीज, अपलोड कर दिया, हम एज्यूम नहीं कर सकते कि उसे समझ आ रहा है। तो मैं उसके लिए उसको पूछूंगा कि कैन यू पार्स दिस डेटा फॉर मी। तो इसका मतलब यह है कि क्या तुम ये डेटा को रीड करके मुझे बता सकते हो कि अंदर है क्या। तो वो बिल्कुल कर रहा है अभी, और 2 मिनट में बता देगा कि ये किस चीज़ का डेटा है। अच्छा। और ये देखिए हो गया, दिस डेटा कंटेन्स फॉलोइंग कॉलम्स, और पूरा का पूरा बता दिया। मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स है इस तारीख से इस तारीख तक का, और इसमें ये सारे के सारे कॉलम्स है। ओके। ये सारी इंफॉर्मेशन है इसमें, सही है। उसने बता दिया। ओके। ठीक है। तो अब इससे ये कंफर्म हो जाता है कि उसमें ये फाइल को रीड करने की कैपेसिटी है, उसने करेक्ट तरीके से वो रीड कर रहा है। सो सेकंड स्टेप ये करते हैं हम कि हमारे को जो भी टेस्ट कराना है वो डेट के बेसिस पे होता है। तो उसको बोल देंगे हम कि इंडेक्स द डेटा बेस्ड ऑन डेट। तो इसका मतलब यह है कि जो भी डेटा है उसको डेट के हिसाब से समझो। अगर मैं आपको बताऊं कि इस डेट पे जाना है तो वो डेट अपने पास एक तरीके से रख लो। ओके। तो उसको बोल, और दूसरा तरीका ये है कि डेट सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है इसमें, वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं उसको। तो मैं उसको मैंने बता दिया कि इंडेक्स द डेटा बेस्ड ऑन डेट। तो वो करेगा, उसके बाद बोलेगा कि हाँ मैंने कर लिया है। तो ये फर्स्ट स्टेप्स होते हैं। तो मतलब आपने तो टेक्नोलॉजी को यूज कर लिया आपके फायदे के लिए। अरे इसके बिना तो मैं वापस जा ही नहीं सकता हूँ। और जो तो मतलब मेरे ख्याल से आज तक किसी ने भी मार्केट के बारे में एआई को यूज किया है या नहीं किया है पता नहीं, बट मैंने तो आपको पहली बार देखा है सर। बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि कुछ एरर आ गया है, ठीक है। तो लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि एरर आने के बाद भी एक ह्यूमन की तरह वो हमें ये बता रहा है कि मेरे ख्याल से कुछ गलती हो गई है मेरे साथ, मैं फिर से ट्राई करता हूँ, वो ये बता रहा है। तो अभी वो फिर से ट्राई कर रहा है। और वो 2-3 बार ट्राई करके वो सॉल्व कर ही देता है। ओके। तो अब वही देख रहा हूँ मैं कि तो पहले क्या था, जब जो क्वांटिटेटिव तरीके से ट्रेड करते थे लोग, वो एक प्रोग्रामर पे डिपेंड करते थे। डेटा उसी का काम था, डेटा लाना या डेटा को एनालाइज करना। अब ये हो गया है कि आपको किसी पे डिपेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास एक टूल है, एआई आपके लिए कर देगा जो भी करना हो। मतलब प्रोग्रामर की जॉब गई। प्रोग्रामर की कॉम्प्लेक्स चीज़ों के लिए प्रोग्रामर की अभी भी ज़रूरत है। हाँ। लेकिन जो सिंपल चीज़ें पहले हो सकती थी वो तो काफ़ी हद तक एआई कर देगा। सो मैं उसको बोल रहा हूँ एआई को कि मुझे एक सैम्पल डेटा दिखा दो, मोस्ट रीसेंट वाला। अच्छा। तो शो मी द सैम्पल डेटा फॉर द मोस्ट
तो अभी इसने वो समझ लिया, वो एरर वगैरह अभी। हाँ, वो अब समझ गया वो कि डेटा को समझ गया है, और अब वो बताएगा, दिखा देगा एक टेबल के तौर पे कि ये एक सेंटेंस के जैसा दिखा रहा है, तो उसको मैं बोल देता हूँ मुझे एक टेबल के जैसे दिखा दो। ओके, शो इट टू मी लाइक अ टेबल, तो दिखा देगा। ये टेबल बना दिया उसने, ओपन Okay. हाई लो क्लोज का। ओके, मतलब अभी ये कंफर्म हो गया कि वो पढ़ पा रहा है इस डेटा को। राइट। अब पढ़ लिया इसने, इसके बाद अब इससे सेकंड काम कराते हैं। हमें ये पता करना है कि मार्केट जाता है ऊपर कितना जाता है और नीचे कितना जाता है, तो उसे कहते हैं रेंज। अब रेंज कैलकुलेट करने का तरीका होता है हाई माइनस लो। तो अच्छा। उसको बोलता हूँ कैन यू प्लीज़ ऐड अ, तो मैंने उसको बोल दिया कैन यू प्लीज़ ऐड अ कॉलम फॉर रेंज दैट इज़ हाई माइनस लो। Okay. तो वो समझ जाएगा, वो यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर देगा वो हाई और लो को। ये चीज़ एक्सेल पे भी की जा सकती थी, लेकिन इसके जो आगे की जो चीज़ें हम करने वाले हैं तो वो एक्सेल पे शायद इतनी इजीली ना हो पाए। यहाँ पे तो हमें बस बताना ही है और और आपको वो कर एक्सेल देता के है, फॉर्मूला भी पता होने चाहिए पता ना? होने चाहिए। तो आज का जो मतलब जेन जी जनरेशन है, हाँ। जिसने एक्सेल कभी यूज़ नहीं किया, उसे ज़रूरत ही नहीं है, शायद वो कभी उस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बस बोल देगा इसको, शायद वॉइस से ही बोल दे। तो Right. मैं तो लिख रहा हूँ, लिखने से अच्छा वॉइस से भी मैं बोल सकता हूँ हाँ। कि ये कर दो, तो वो कर देगा। नहीं, बट आपने ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ बताई है। आप तो मेथड तो बता रहे हो वो ठीक है, बट जैसे आपने ये बताया है ना, तो कोई और ट्रेडर अपने मेथड को भी यहाँ पे एआई के थ्रू उसको बिल्कुल बिल्कुल कोड करा सकता है। बिल्कुल। हम जिस टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करते हैं, भले ही ईएमए हो, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके दे देगा। उसको प्लॉट भी कर देगा, आप उसको बोलो कि प्लॉट करने के लिए। अभी हमने रेंज कैलकुलेट कर लिया है, अब रेंज एज अ परसेंटेज ऑफ ओपन कर देते हैं। ऐड अनदर कॉलम कॉल्ड रेंज परसेंट, दैट इज रेंज दैट इज परसेंटेज ऑफ रेंज डिवाइडेड बाय ओपन। तो बोल दिया मैंने उसको। अब वो एक दूसरी कॉलम ऐड कर देगा। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको एआई को बताना क्या है। बताना वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो कहीं नहीं चाहिए। इसलिए जो ह्यूमन क्रिएटिविटी है, तो आपको जो सब्जेक्ट्स का जो बेसिक्स हैं वो तो आनी चाहिए, लेकिन आप करवा कुछ भी सकते हो उससे, आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आता हो तो टाइम लोगों को कॉन्सेप्ट समझने में लगाना चाहिए, और प्रोग्रामिंग तो ये कर देगा। राइट। अभी हमारा एडिटर जो है वो भी एआई बहुत यूज़ करता है वीडियो बिल्कुल एडिट के लिए, बिल्कुल। बट इनसे उनका काम ज़्यादा सिंपल होता है। तो ये आपने दिखा दिया कि एक ट्रेडर भी अपना काम सिंपल कर सकता है एआई यूज़ बहुत करके। बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया है। तो ये देखिए आप, रेंज परसेंटेज भी इसने अभी ऐड कर दिया है। ओके, ओके, तो ये एक नया कॉलम बन गया। हाँ, और ये बस सैंपल दे देता है, पूरा नहीं देगा, क्योंकि पूरा देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। अब वो बस हमें ये जताना चाहता है कि मैंने कैलकुलेशन कर लिया है, और ये है वो कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये रहा, ये कैलकुलेशन हो गया। अब हमें वो जो हम बात कर रहे थे कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट कैलकुलेट करना, तो वो इस कॉलम के बेसिस पे करेंगे, रेंज परसेंटेज के। ओके। तो हमें ये जानना है पहला कि इसका एवरेज क्या है। एक तरीका है कि मुझे ये बता दो कि ऑन एन एवरेज इस पर्टिकुलर कॉलम का एवरेज दे दो। अच्छा। ओके, सो या मैं ये पूछ लूँगा कि कैन यू गिव मी द एवरेज ऑफ रेंज परसेंट। ये बता दिया उसने कि 0.26 है इसका एवरेज। मिड कैप निफ्टी एक दिन में 0.26% ऊपर जाती है, हाँ, और 0.26% चांसेस है नीचे जा सकती है, ये एवरेज। हाँ, ऊपर से आधा हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे, ये हमें जो 0.26 डेटा आया है वो ये बताता है कि अगर उसका आधा हो जाएगा करीब करीब। अच्छा। अगर आप देखोगे तो 0.3 मान लीजिए, तो 0.15 ऊपर जा सकता है और 0.15 नीचे। तो अगर हमें एग्जैक्ट ये पता करना है कि ऊपर जाता है तो कितना जाता है, तो हम ये कर सकते हैं कि हाई माइनस ओपन कैलकुलेट कर लिया, तो वो हमें बताएगा कि ऊपर कितना गया है। हाई माइनस ओपन डिवाइडेड बाय ओपन, और उसका एवरेज अगर हम कर लें तो हमें ये बता देगा कि ऊपर अगर जाता है तो कितना जाता है। Okay. तो वैसे ही हम अगर ओपन माइनस लो डिवाइडेड बाय ओपन कर लें और उसका एवरेज निकाल लें, तो हमें ये बता देगा कि नीचे जाता है तो कितना जाता है। तो वो हमें 2 नंबर दे देता है परसेंटेज वाइज, कि अगर हमें कैलकुलेट करना है रेंज, तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके। और ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है, हम इसमें बहुत कई सारी चीज़ें और भी कर सकते हैं, लेकिन अगर बेसिक यूज़ के लिए ये काफ़ी है। अगर हम इससे पूछें कि भाई मुझे पर मंथ पिछले 1 साल का
मंथ वाइज एवरेज रेंज बता दो। तो मैं बोल देता हूँ उसको, कैन यू गिव मी ईयर एंड मंथ वाइज एवरेज रेंज percentage for the past 2 years in the following template: years as columns, years as rows, and months as columns। तो ये भी मैंने बता दिया कि मुझे उसका आउटपुट कैसे चाहिए। हाँ। क्योंकि उसे खुद को तो पता नहीं कि आउटपुट वो दे देगा, लेकिन शायद अलग तरीके से हाँ गलत तरीके से दे दे या अलग तरीके से दे दे। तो मैंने उससे पूछा कि हियर्स द लास्ट 2 साल का, तो ये दे रहा है बिल्कुल। यहाँ देखिए आप कि ये एवरेज महीने का चल रहा है। ओके। इसमें ये चीज़ है, हमें कभी कभार मैनुअली चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो करेक्ट कैलकुलेशन दे। तो हम ब्लाइंडली इस पे भरोसा नहीं कर सकते। एक बार हमने 2-4 डेटा हमने चेक करके देख लिया तो हमको वो गारंटी हो जाता है कि ये सही डेटा है। अच्छा, मार्च का पूरा आया नहीं है, इसके लिए उसने दिया नहीं है। हाँ, मार्च का पूरा आया नहीं, इस डेटा सेट में है ही नहीं मार्च। तो सिर्फ फेब है, तो इसलिए उसने नैन वैल्यू दे दिया, क्योंकि मेरे ख्याल से ये जो डेटा सेट फाइल जो मैंने अपलोड किया है ये मार्च का नहीं आया है इसमें। तो अभी इससे अपने को क्या पता चला, और अभी हमारी मेथड इसके ऊपर आगे कैसे तो ये हमको बस ये बता देगा कि भाई रेंज एक दिन में कितनी होती है, भले वो 0.6 हो या 1% हो। सर ये मेथड के बेसिस पे अभी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एवरेज रेंज आ रहा है 1.6, 1.7 या 1.5। करेक्ट। तो अभी ये मेथड को प्रैक्टिकली, जैसे आपने चैट जीपीटी से सारा डेटा निकाल लिया, बट अभी प्रैक्टिकली मेरे को इसको अप्लाई करना है। हाँ। जैसे मेरे को कुछ ही नहीं आता है, तो आप मेरे को बताइए मैं कैसे करूँ। तो मैं सिंपल सा बताता हूँ। तो हमने ये फाइंड आउट किया कि 1.5% ऊपर और नीचे का रेंज है, जाता है तो इतना जाता है। हाँ। तो उसका आधा कर लिया। इसका मतलब है कि 0.75 ऊपर जाएगा या 0.75 नीचे जाएगा। Correct। अगर हमने एक मिड पॉइंट रख लिया तो। हाँ। तो ज़्यादातर दिन ऑन एन एवरेज मिड कैप निफ्टी इंडेक्स इतना ही जाता है ऊपर और इतना ही जाता है नीचे। ठीक है। तो ये तो हो गया एक अप्रोच ये फाइंड आउट करने का, रेजिस्टेंस और वो। लेकिन अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं, हाँ। जो कि बिल्कुल अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप और भी सेफ तरीके से इस स्ट्रेटेजी को ट्रेड कर सकते हो। Okay। और अगर हमने अभी आप 10,800 पे चल रहा है करीब करीब इंडेक्स, उसका 0.75% लेंगे तो करीब 80 पॉइंट्स आता है। मान लेते हैं 100 पॉइंट, तो 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे, ये तो एग्रेसिव हो गया। लेकिन आप वो भी नहीं और सेफ रहना चाहते हो, तो आप 200 पॉइंट ऊपर और 200 पॉइंट नीचे का कॉल और पुट बेचो। ओके। और उस पर आप एक स्टॉप लॉस लगा दो। आप भले ही उसको फिक्स स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो या कोई भी स्टॉप लॉस लगा दो, तो आप कंबाइंड स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। ये दोनों चीज़ें हम टेस्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे टेस्ट करना है, और यही लॉजिक को अगर हम 200 पॉइंट दूर लगाएं तो कितना पैसा बनता है। ओके, बट आपका बोलने का ये मतलब है कि आप जो मेथड यूज कर रहे हो वो तो आप एग्रेसिव ही वो एग्रेसिव है। जो आपने अभी जो रेंज आई है, तो जो 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे एग्रेसिव होता है। रेंज कुछ 80 पॉइंट की आई, तो 80 आपने का एवरेज 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे रखा। पर आप ये बोलना चाहते हो कि भाई कोई स्टार्ट कर रहा है, तो आप उसको बोल रहे हो कि और सेफर रहे और 200 पॉइंट ऊपर नीचे कर। बिल्कुल। तो अभी इसको अप्लाई करने से, जैसे वो मेरा क्वेश्चन था कि कौन से दिन में हमें ज्यादा करना चाहिए, अब वो फाइंड आउट करते हैं हम बैक टेस्ट करके। ओके। तो अब ये आ गए हम बैक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म पे। ये तो कौन सी वेबसाइट है? ये है स्टॉक मॉक। यहाँ पे फ्री, बिल्कुल। अगर आपने इसके क्रेडिट ले लिए तो वो ये पर्टिकुलर इंडेक्स को टेस्ट करना फ्री अलाउ करता है, लेकिन आपको थोड़े बहुत क्रेडिट तो लेने पड़ेंगे। अच्छा। एक बार आपकी अंदर एंट्री हो गई तो ये इंडेक्स फ्री है। अच्छा, मतलब मिड कैप इंडेक्स में आप कितने भी आप टेस्ट कर लो, कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन आपको एंट्री, मतलब एक बार यूज करने का तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा बिल्कुल, क्योंकि डेटा लगता है, वो उनके सर्वर्स चलते हैं। तो बिल्कुल फ्री तो नहीं है, लेकिन हाँ, एक बार आपने एक्सेस ले लिया तो ये इंडेक्स फ्री है। आप कितनी बार भी टेस्ट करके देख सकते हैं। ठीक है। तो इसमें हमने लिया मिड कैप और सेलेक्ट कर लिया ऑप्शंस और कॉल और पुट, उसके बाद सेल। हाँ। और हमने लिया यहाँ पे आप अगर देखो तो ATM, मतलब जहां पे इंडेक्स हो उससे 200 पॉइंट ऊपर। आपको याद हो हमने 100 की बात करी थी, एग्रेसिव। तो हम तो यहाँ पे और भी सेफ प्ले कर रहे हैं। 100 पॉइंट, 200 पॉइंट ऊपर और 200 पॉइंट नीचे
हमने 200 पॉइंट ऊपर का कॉल बेचा, 200 पॉइंट नीचे का पुट बेचा। ओके। और हमने 9:16 पे शुरू किया ये, और ख़त्म करेंगे हम इसको 3:20 पे। ठीक है। और हमने 50% का कंबाइंड प्रीमियम लगाया। कंबाइंड प्रीमियम का मतलब ये होता है कि मान लेते हैं हमने 25 रुपये और 25 रुपये का प्रीमियम बेचा, ओके। तो 50 रुपये टोटल हो गए। कंबाइंड 50%, इसका मतलब है कि जब ये 75 हो जाएगा ये ट्रेड कट जाएगा। अच्छा, मतलब ये आपका स्टॉप लॉस का है। ये हमारा स्टॉप लॉस का लॉजिक है। ठीक ये है। हमने 50% लगाया है। इसको अलग अलग स्टॉप लॉस लगा के हम ऑप्टिमाइज करके देख सकते हैं कि 50 बेटर है कि 40 बेटर है, लेकिन मेरा ये जहाँ तक है 30 से 50 के बीच में ही आपको प्ले करना चाहिए, उससे ज़्यादा में कोई मतलब नहीं बनता है। ओके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 50 रख रहा हूँ, और ये हमने 50 रखा, और उसके बाद ये है स्टार्टिंग डेट फ्रॉम स्टार्टिंग। इसका मतलब ये है कि अगस्त 17 से ही ये इंडेक्स का डेटा है, तो हमारे पास ज़्यादा डेटा नहीं है इसका, लेकिन है करीब करीब आप मान लीजिए 1 साल से थोड़ा कम। तो ये हुआ। उसके बाद हमने कर लिया स्टार्ट बैक टेस्ट, और हम एक बार स्टार्ट बैक टेस्ट कर लेते हैं तो हमारे पास ये डेटा आ जाता है। तो इसमें हमें ये देखना है, 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो ये है कि डे के हिसाब से कैसे देखें कि मंडे ट्यूसडे, उससे अच्छा तरीका, उससे काफ़ी ज़्यादा रिलायबल तरीका ये होता है, उसे बोलते हैं DT। DTE का मतलब होता है डेज टू एक्सपायरी। अब क्या होता है विजय भाई, कभी कभार छुट्टियाँ आ जाती हैं, तो क्योंकि छुट्टी आती है तो जो एक्सपायरी डे आगे पीछे हो जाता है। हाँ। तो जो बिहेवियर होता है प्रीमियम का, वो एक्सपायरी कितने दूर है उसके बेसिस पे चलता है, ना कि आज वेडनेसडे है, आज एक्सपायरी डे है, कौन सा डे है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन बिहेवियर जो है वो डेज टू एक्सपायरी के बेसिस पे चलता है। तो इन्होंने बहुत अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे कहते हैं डेज टू एक्सपायरी, और यहाँ पे वो हमें सारे डेज टू एक्सपायरी दे रहा है 4 से लेके 0 तक। 0 मतलब है इसका बोलने का मतलब है कि 4 दिन पहले एक्सपायरी के क्या रिजल्ट है, 3 दिन पहले, 2 दिन पहले, और 0 एक्सपायरी के दिन। ओके। तो हम शुरू करते हैं, सारे हटा देते हैं पहले, और हम ये देखते हैं कि एक्सपायरी के दिन कितना पैसा बना के दे रहा है। ओके। तो आप अगर यहाँ देखो तो ओवरऑल प्रॉफिट 1% दिखा रहा है, और मैक्स ड्रॉडाउन 0.51%। कोई मतलब नहीं बनता 1% प्रॉफिट के लिए ये गेम खेलने का, कोई मतलब नहीं है। तो 0 हटा देते हैं। ठीक है। अब आते हैं 1DT पे। तो आप यहाँ देखें 1DT पे ये 5% दिखा रहा है, और ये करीब करीब लॉस दिखा रहा है -3.3%। ठीक है, ऐसा कोई खास नहीं है। अब आते हैं 2DT पे। यहाँ देखिए आप, तो यहाँ हमारे 10% का प्रॉफिट दिखा रहा है ओवरऑल, और करीब करीब 5% का मैक्स ड्रॉडाउन दिखा रहा है। तो ये एक अच्छा दिन है। 2 दिन एक्सपायरी के पहले अगर आप ये स्ट्रैटेजी चलाएं तो आपके रिटर्न्स बढ़िया होंगे। तो ये 2DT हो गया। अब 3DT पे कर लेते हैं। 3DT पे कोई मतलब नहीं बनता, और 4 पे भी नहीं। तो इसका जो स्वीट स्पॉट बनता है वो है 2DT पे। लेकिन विजय भाई एक चीज़ और बताऊं मैं, जब ऑप्शन सेलिंग हम करते हैं वो हम एक अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे करते हैं। तो लोग ये बोलेंगे कि ये 10% प्रॉफिट का मतलब भी क्या होता है, ऐसे तो मैं एक ही स्टॉक में कमा लूँ या एक ही ऑप्शन बाइंग करके कमा लूँ। हाँ, लेकिन अगर हमने ये जो एक लॉट का जो पैसा है करीब 1.5 लाख हो गया अप्रॉक्सीमेट, अगर हम बफर लगा के चलते हैं, और उसको हमने एक स्टॉक में डाल दिया, मान लेते हैं कोई भी लार्ज कैप स्टॉक में डाल दीजिए या म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, उसको प्लेज कर लिया, तो उसका रिटर्न तो बनेगा ही बनेगा। उसके ऊपर आपने ये और 10% जनरेट कर लिया। तो वो तरीका होता है इसको देखने का। बाय इटसेल्फ ये तो लगेगा कि इसमें तो कोई मजा ही नहीं, लेकिन आप दोनों को जोड़ के देख लें तब जाके इसका रिटर्न काफी बढ़िया हो जाता है, क्योंकि आप अपने कैपिटल को 2 बार ही यूज कर रहे हो। ओके। मतलब इसमें जो 10% है, वो ये है कि मैक्स प्रॉफिट आपका 10% जा रहा है, ऐसा बोलने की कोशिश है। मैक्स प्रॉफिट नहीं, ओवरऑल प्रॉफिट है। इसका मतलब है कि जितने दिन हमने ये ट्रेड किया, अगर आप हिस्टोरिकली वो करते तो आपका 10% बनता, और 5% ड्रॉ डाउन। इसका मतलब ये है, और ये कितने दिन हमने देखा है? ये है करीब करीब आप देखें यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है, ये 1 साल का डेटा नहीं है। तो आप अगर इसको देखें तो अगस्त 2023 से मार्च तक का, तो करीब करीब ये हो गया 7-8 महीने का डेटा है हमारे पास। लेकिन 7-8 महीने का डेटा काफ़ी होता है, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। आप 7-8 महीने का डेटा है, उसमें हफ्ते में 1 दिन ट्रेड कर रहे हैं, और 1 दिन ट्रेड करके हम इस पे 10% बना रहे हैं। तो ये है, मतलब एफर्ट आप मान लीजिए कितना कम है। और इसमें तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अगर टेस्ट करके देखना चाहो तो बाकी दिन कई सारे ऐसे और स्ट्रैटेजी चलते हैं। तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं तो वो यही करते हैं, तो हर दिन के लिए जो स्ट्रैटेजी चल रही हो वो उसको ट्रेड करते हैं।
ओके। तो उससे रिटर्न और बढ़िया हो जाता है। तो अभी जैसे जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि हमें ये भी ध्यान देना है कि मार्केट के डायनामिक्स बदलते हैं तो रेंज भी बदलती है। तो हमें ये जो रेंज हमेशा कैलकुलेशन करनी होती है, तो उसको हमें कितने टाइम तक रिव्यू करना चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। इसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये हो गया कि हफ्ते में एक बार हमने देख लिया कि एवरेज पिछले वीक का क्या चल रहा है, क्या वो बढ़ रहा है। दूसरा तरीका ये हो गया, क्योंकि हमारे पास अभी चैट जीपीटी है, हम एक और कॉलम बना सकते हैं, उसमें हम 10 डे एवरेज रेंज निकाल सकते हैं। तो हमने अगर 10 डे एवरेज रेंज निकाल लिया और हम ये देख रहे हैं कि वो 10 डे एवरेज रेंज बढ़ रहा है, पिछले कुछ दिनों तक 10 डे एवरेज रेंज 1.5 था, लेकिन अभी इस हफ्ते दिखा रहा है 1.7, इसका मतलब है कि बढ़ रहा है। तो शायद आप और एक लेवल ऊपर जाएं, रेंज बढ़ानी पड़ेगी। तो रेंज बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन हफ्ते में एक बार करना ये काफ़ी सेफ रहेगा। सही है सर, बहुत ही एक अच्छा है। और एक लास्ट क्वेश्चन है कि इसमें मुझे मार्जिन आपने बोला 1.5 मतलब 1.5 लाख जितना, तो सिर्फ 1.5 लाख लगेगा या एक लॉट के लिए दोनों जगह पे बेचना है तो कितना होगा? ये जो 1.5 लाख मैंने बताया आपको, वो पेयर को बेचने के लिए लगेगा। ओके। तो मतलब एक पेयर को बेचने के लिए 1.5 लाख मैंने उसमें कुछ बफर भी डाल दिया है। मतलब क्या होता है कि कुछ दिन तो लॉसेस भी हो सकते हैं, कभी कभार प्रॉफिट होंगे, तो वो लॉसेस को कवर करने के लिए हमें कुछ बफर रखना पड़ता है। तो आप अगर मार्जिन कैलकुलेटर पे जाएं कहीं पे भी किसी भी ब्रोकर के, तो वो आपको शायद और भी कम वैल्यू बता दे, वो 1,10,000 बता दे या 1,20,000 बता दे। तो हम एक्स्ट्रा इसलिए रख रहे हैं कि अगर आपका लॉस होता है पहले ही दिन, मान लेते पहले 2 दिन लॉस हो गए, या हफ्ते में एक ही बार ट्रेड कर रहे हैं हम, मान लेते पहले 2 हफ्ते ट्रेड पहले 2 ट्रेड में लॉस हो गए, तो उसको कवर करने के लिए हमें थोड़ा बहुत कैश रखना पड़ता है। तो वो बफर को रखते हुए मैंने 1.5 लाख बताया। सही है सर। तो मतलब मुझे तो ये बहुत ही सेंसिबल लग रहा है, मैं खुद ही इसको नेक्स्ट वीक में ट्राई करूंगा। बिल्कुल कीजिएगा। मैंने कभी इसको ट्राई नहीं किया ये सारी चीज़ों को, बट यहाँ पे मुझे एक सेंसिबल चीज़ें लगी, जैसे आपने बताया कि आप ये जो स्ट्राइक प्राइस बेच रहे हो वो ऐसे ही अपने अंदाजे से नहीं बेच रहे हो ना, आपने इसमें चार्ट को देखा, आपने चार्ट देख के सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं निकाला, आपने एक प्रॉपर डेटा को कैलकुलेट करके रेंज निकाली है, तो शायद आपकी प्रोबेबिलिटी इसमें बढ़ जाएगी। बिल्कुल 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 सही है। और अगर हम 8-9 महीने में 10% हमारे पोर्टफोलियो को हेज करके भी बना रहे हैं, तो वो भी आपकी एक बात बराबर है कि वो हमारे लिए एक एडिशनल ये तो हो जाएगा। अगर आप एक लंबे ड्यूरेशन पे देखें तो मार्केट तो ऊपर ही जाना है आपके, अगर भले ही स्टॉक्स का पोर्टफोलियो हो या इंडेक्स म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो, वो तो ऊपर ही जाएगा। उसके ऊपर आपने ये 5 से 10, मैं तो बहुत ही कंजर्वेटिव होकर बोल रहा हूँ, तो 5 से 10% भी उसके ऊपर जोड़ लिए, लॉन्ग टर्म में उसका फायदा बहुत, जो कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है वो बहुत होता है। लेकिन ये है कि रूल्स के बेसिस पे करना है, ज़्यादा भावनाओं में नहीं बहना है। कभी कभार ये स्ट्रैटेजी ज़्यादा भी पैसा बना के देता है, जैसे मैंने बताया आपको, जब विक्स ज़्यादा होता है, मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है ऐसा होता है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, ये बहुत ज़्यादा रिटर्न देगा। शायद वो आपको 7 महीने में 15-20% भी बना के दे दे, लेकिन वो गारंटी नहीं है, वो कभी कभार बनता है। मतलब वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, वो ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला, ये मान के चलना है। अच्छी बात है सर, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी हमारे पॉडकास्ट में मैं हमारे गेस्ट से सबसे लास्ट में एक क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि क्या, जैसे आपने पहले जॉब की, फिर आपने सॉफ्टवेयर में जॉब की, फिर आप ट्रेडिंग में आए, तो आपका एक पूरा धीरे धीरे ट्रांजिशन हुआ, बट अगर किसी को फुल टाइम ट्रेडर बनना हो तो उसे कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और क्या कोई बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए बस एक ही चीज़ की ज़रूरी है, एक ही चीज़ सबसे ज़रूरी है, वो है आपका कैपिटल। तो अगर बेस लेवल पे अगर आप मिनिमम रिटर्न देखना चाहते हैं, तो आपको ये मान के चलना चाहिए पहले 1-2 साल तो आपके कुछ बनने ही नहीं वाले। तो क्या आप बिना रिटर्न के, और थोड़े मान लेते हैं कि 10% आपका लॉस ही होगा ट्रेडिंग में, वो रखते हुए भी क्या आप कंटिन्यू कर पाओगे? ऐसा नहीं सोचना। कोई भी बिजनेस, आप खुद ही बिजनेस कम्युनिटी से आते हैं, फिर जब आपको पता है कि पहले दिन आपने दुकान खोली, वो चलने नहीं वाली, आप टाइम तो लगेगा, तो वो बफर पहले देना है कि आपने अपने आप को 1 साल दे दिया, 2 साल दे दिया कि भाई पहले साल तो मैं समझ नहीं जाऊँगा और पैसे बनने नहीं वाले। तो वो स्थिरता आने में, वो एक स्टेबिलिटी आने में टाइम लगता है। उसके बाद आप अगर मार्केट के ऊपर, थोड़ा भी ऊपर बनाने लगे पैसा, तो आपकी सक्सेस गारंटीड है। मार्केट का मतलब है कि इंडेक्स आप रख लो, भले ही वो निफ्टी रख लो या कोई भी सेंसेक्स रख लो, तो उसके ऊपर आप अगर बना रहे हो तो सक्सेस गारंटीड है। जैसे मैंने बताया, लॉन्ग टर्म में तो आप ज़्यादा ही बनाओगे, लेकिन वो एक इनिशियल जो पीरियड होता है, पहले कुछ साल ये समझने में लगता है, और अगर वो इनिशियल साल आप
पार्ट टाइम करके करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, कई लोग करते हैं जब नौकरी कर रहे हैं लेकिन साथ में ट्रेडिंग भी ट्राई कर लेते हैं। तो वो आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ कि आप वो जो इनिशियल जो 1-2 साल का पीरियड है वो आप जॉब के साथ करना चाहते हो कि फुल टाइम करना चाहते हो। कुछ लोगों को लगता है कि मैं जॉब के साथ तो मैं बिल्कुल कर ही नहीं पाऊंगा, तो ठीक है, लेकिन रखो कुछ इमरजेंसी का वो, उसके बाद बनेगा जरूर, मतलब थोड़ा मतलब धीरज रखनी चाहिए, टाइम लगेगा। हाँ सही है सर, थैंक यू वेरी मच एंड आई होप आपको भी मज़ा आया होगा हमारे यहाँ पे। बिल्कुल। और अगर आप लोगों को भी ये मेथड यूज़फुल लगी है तो आप लोग यूज़ कर सकते हो। आप कितने साल से ये कर रहे हो? मैं इसका वर्जन बाकी इंडेक्सेस में करता था, अभी तो ये इंडेक्स नहीं है, हाँ। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ, लेकिन इसी को मैं बैंक निफ्टी पे काफ़ी सालों से कर रहा हूँ। और ये इतना पॉपुलर नहीं है क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि लोग स्ट्रैडल बेचने में ज़्यादा वो रखते थे, तो ये किसी ने देखा भी नहीं इसकी तरफ क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसा बनता नहीं है। लेकिन इसमें जैसे मैंने आपको लॉस होता है तो बहुत कम होता है और बनता बहुत ही कंसिस्टेंटली पैसा बनता है, तो साइकोलॉजी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो सही है। देखो यहाँ पे मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि जहाँ पे भीड़ नहीं है वहाँ पे आपके रिटर्न बनने के चांसेस ज़्यादा है। बिल्कुल। जहाँ पे भीड़ है वहाँ पे आपके रिटर्न, मतलब अभी तो आपको खुद ही पता होगा क्या बन रहे हैं। तो बस सर, थैंक यू वेरी मच और बहुत मज़ा आया आपके साथ। थैंक यू विजय भाई, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। थैंक यू।